तो C5 पे आते हैं। और C5 जो है स्किन की, फिर वही एपिडर्मिस ऊपर की लेयर की रेमेडी है। ठीक है। और S5 के साथ बहुत बहुत अच्छे से काम करती है। और ये ध्यान रखना है, ये सभी रेमेडी कैंसर पे भी काम करती हैं। इन सभी ऑर्गन के कैंसर पे, इन सभी ऑर्गन की ऐसी डिजीज मिल जाए जो जिनमें बहुत सड़न गलन देखने को मिल रही है, बहुत डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, किसी ऑर्गन में ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है, किसी ऑर्गन में डीके देखने को मिल रहा है, उन सभी ऐसी बीमारी को, इवन गैंग्रीन, सब चीजों को आपको इन सब रेमेडी को सिलेक्ट कर लेना है। जिस ऑर्गन पे भी जा रही है उसी ऑर्गन को, बाकी और रेमेडी भी जो साथ में सपोर्टिव है वो यूज करनी है हमें। लेकिन ये उसमें सिलेक्शन रहेगी जैसे जैसे ऑर्गन को मैं बता रहा हूँ। या ये समझो कि आज मैं ऑर्गन वाइज रेमेडी का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिंपल सा ओवरव्यू। तो कैंसर C5, ठीक है, लीवर पे भी काम करती है वैसे C5। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे जगह जब प्लांट को पढ़ेंगे, क्योंकि सी ग्रुप में 3 प्लांट आपके ऐसे चलेंगे जो एक रेमेडी से लेके लास्ट C17 तक आपको देखने को मिलेगा। और वो उनका जो इफेक्ट है वो बहुत कॉमन है। इसलिए इसलिए आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि कितना वास्ट साइंस है, मैटी जी ने कितने रिसर्च के बाद इसको बनाया हो। C6 जो है, जैसे S6 किडनी की फंक्शनल रेमेडी है, तो C6 किडनी की स्ट्रक्चरल रेमेडी है। लेकिन ये बोन की डेंसिटी पे भी काम करती है C6। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम फंक्शनैलिटी समझ रहे हैं, एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी समझ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कोई चीज, कोई डिजीज कैसे हो रही है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको दिखेगा कि भाई ये रेमेडी इस ऑर्गन की है, लेकिन इसके साथ ये दूसरा ऑर्गन भी इन्वॉल्व है, तो दूसरा फॉर्मूला उसके साथ अटैच करके दे दिया जाए जो, तो आप देखेंगे डिजीज जल्दी से ठीक होती चली जाती है। उसके लिए हमें अच्छे से 38 रेमेडी की नॉलेज होनी जरूरी है। इसलिए मैं ग्रुप में भी पुराने लोगों को भी बोलता रहता हूँ कि फॉर्मूला पूछिए मत। जो आपके पास केस आते हैं, पेशेंट आते हैं, फॉर्मूला बनाइए, बना के ग्रुप में डालिए कि सर ये ठीक है क्या। ठीक है, जब आप बनाना नहीं सीखेंगे तो क्लास दर क्लास करते रहेंगे, आज ये क्लास, कल वो क्लास, परसों वो क्लास, कहीं जाके तो रुकना होगा ना अगर सीखना है तो। तो सबका वैसे ही है, देखो सीखना तो सभी को ही पड़ता है, सीखा तो सबने ही है, मैंने भी सीखा है, आप सब लोग भी सीख रहे हैं। और अलग अलग रिसोर्सेज से, सोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं सीखते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट होना चाहिए जो भी सीख रहे हैं। तो C6 हुआ। फिर C10 की बात कर रहे हैं। C10 फिर वही S10 के साथ में बहुत अच्छी रेमेडी है, लीवर की रेमेडी है, लीवर पे बहुत अच्छे से काम करती है, और डाइजेस्टिव, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम करती है। इसके अलावा उधर शायद S10 पढ़ाते हुए मैंने C10 पढ़ा दिया, खैर कोई बात नहीं। S10 भी डाइजेस्टिव सिस्टम की रेमेडी है, लीवर पे भी काम करती है, स्टमक पे भी काम करती है। वैसे C10 लीवर की है, क्योंकि वो मेरे याद आ रहा है, शायद कंफ्यूजन था अभी देखने से। इसके अलावा भी C10 बहुत सारी जगह काम करती है, लेकिन फिलहाल मेन ऑर्गन की हम बात करें तो लीवर पे काम करेगी, इंटेस्टाइन पे भी काम करती है। C13, मैं इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ENT स्पेशलिस्ट बोलता हूँ। ईयर, नोज एंड थ्रोट तीनों जगह काम करती है। आप यूज करेंगे तो बहुत बड़े इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इवन इसकी ड्रॉप ड्रॉप बना के एक दो रेमेडी के साथ में, नाक, बंद नाक को खोलने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है C13। C15 स्टमक की रेमेडी है, ठीक है, अपेंडिक्स की रेमेडी है, और इंटेस्टाइन पे भी काम करती है जब दूसरी रेमेडीज के साथ में जाती है, लेकिन फिर भी स्टमक की जो है वो मेन रेमेडी है। हर्निया में इसलिए इसको यूज करते हैं इंटेस्टाइन पे, क्योंकि रोल इसका रहता ही है। लेकिन हर्निया के आप कारण देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि C15 की यूज किया। C15 के बाद, C15 के बाद C16, C17 जो है पूरे यूरिनरी यूरिनरी जो ट्रैक है पूरे पे काम करती है, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर, सब जगह आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके अलावा पैनक्रियाज पे भी है। इसलिए जितनी भी डायबिटीज की रेमेडीज आपको मिलेंगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, C17 वहाँ पे आपको जरूर मिलेगी। S6, C6, C17, S5 भी मिलेगी, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और बिना लीवर पे काम किए आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। S5 है, WE है, F1 है, ठीक है, इन सब का यूज आपको करना ही होगा डायबिटीज को ठीक करने के लिए।
तो ये ओरिजिनल सी की रेमेडी हो गई। अब हमारे बचे लिक्विड जो रेमेडी है, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि इनको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल तो हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। ऑर्गन रेमेडी तो ये यहाँ तक ही थी। इसके अलावा अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटीज है वो सब इनको अलग अलग तरीके से हेल्प करती है डिजीज वाइज। इनको जो है इंटरनल एक्सटर्नली यूज किया जाता है। फिर भी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उनका भी आपको दे ही देता हूँ। जैसे डब्ल्यू को इंसोमेनिया में यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जिसको फटीग होती है उसको, वो इसको यूज कर सकता है। इसके अलावा मेंटल वीकनेस में यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं। थकान में तो बहुत अच्छा यूज इसका मैंने देखा है। आप इसको चाय दूध में डाल के भी कुछ बूंदे ले लेंगे, ठीक है, D4 की, तो उसमें भी ये रिलीफ प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा पेन की बहुत अच्छी रेमेडी है डब्ल्यू, और इसको किसी भी रेमेडी के साथ में ऐड किया जा सकता है। रेड इलेक्ट्रिसिटी, RE जिसे हम बोलते हैं, ये जो है नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ठीक है, दोनों टाइप के नर्वस सिस्टम पे काम करती है। इसके अलावा सेंसरी नर्व्स पे, ठीक है, मोटर नर्व्स पे, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है। इवन ब्लड कैपिलरीज पे भी इसका इफेक्ट है, इसलिए ब्लड प्रेशर में भी ये इफेक्टिव देखी गई, लो बीपी में भी, हाई बीपी में भी। हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो रेड इलेक्ट्रिसिटी को बहुत लाइटर, बहुत वीकर डोज में देने से ये वहाँ पे काम करती है। पैरालिसिस में भी अच्छा काम करती है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है खासकर जो सड़न गलन घाव वाली चीजें हैं वहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। और ड्राई पाइल्स की भी बहुत अच्छी रेमेडी है, तो इसको उन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ब्लड के कंपोजिशन को सही करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को सही करती है, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसलिए ब्लीडिंग वाले केस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेन की भी अच्छी रेमेडी है, RE भी पेन पे अच्छा काम करती है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी, ये चारों ही पेन पे अच्छा काम करती है। खासकर स्पाज्मोडिक पेन अगर मसल्स में देखने को मिल रहा है, स्पाज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है, मसल स्पाज्म जिसे बोलते हैं, या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहाँ सब जगह ये चारों इलेक्ट्रिसिटी काम करेंगी। येलो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन बड़ा इफेक्ट है वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखने को मिलता है, दूसरा स्किन पे देखने को मिलता है। स्किन, हालांकि स्किन पे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वाइट इलेक्ट्रिसिटी भी काम करती है, बी को भी कई बार एक्सटर्नली यूज कर लेते हैं, लेकिन वाई और डब्ल्यू और जी का ज्यादा यूज है, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, नींद ना आना, इंसोमेनिया, ठीक है, या अ, आप बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर एक्टिविटी, ऐसी सब जगह वाई को यूज कर सकते हैं। और लास्ट है APP। APP जो है वो स्किन की रेमेडी है। एक्सटर्नली बहुत बड़े इफेक्ट हैं इसके, इंटरनली भी दिया जा सकता है, ठीक है, स्किन पे, फिर चाहे कहीं पे घाव हो रहा है, ठीक है, इरप्शन देखने को मिल रहे हैं, सड़न गलन देखने को मिल रही है, ठीक है, एक्ने वगैरह हैं, वो सब जगह, मेलाज्मा, सब जगह आप APP को यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हमारी जो मेन रेमेडी हो गई है, उनका जो मतलब ओरिजिनल रेमेडी है उन सब का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक तरीके से ऑर्गन वाइज मैंने आपको दिया है, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आए और आगे चीज़ें मैनेज होती चली जाए। अब जो डिस्कशन आगे हमारा रहेगा आगे की क्लासेस में, उसमें साइंटिफिकली देखा जाए तो डाइल्यूशन, पोटेंसी, ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, सीरियल में कैसे हैं, जंपिंग में कैसे रहता है, क्या उनकी चीजें रहती हैं, वो सब मैं कोशिश करूंगा। बाकी जो ट्रेडिशनल है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो तो बताना ही है हमें, जो प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो एक्चुअली चीज भी हमें पता हो, ठीक है, डाइल्यूट डाइल्यूट कैसे चीजें हो रही हैं, तो उससे प्रैक्टिस और आसान हो जाती है, थोड़ा सा और समझना इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मेडिसिन बनाने के तरीके अलग अलग हैं। हमारे पास जो रेमेडी आ रही है वो मेडिसिन को दो तीन तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन उसका दे रहा हूँ आपको, कैसे बन रही है कैसे नहीं बन रही है। हाँ, APP को रोज वाटर में डेली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, अरे फेयर एंड लवली भी तो लोग लगा रहे हैं, उससे नाश ही तो हो रहा है स्किन का। अभी आप देखिए, थोड़े दिन पहले हेमेंद्र जी पूछ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले देखिए आप, बेबी जॉनसन बेबी पाउडर और सोप पे बैन लगा दिया है USA ने, वो कैंसर करता है। तो APP तो नेचुरल चीज है, आप S5 के साथ लगाइए, S5 और APP को यूज करिए, साथ में RE ले लीजिए थोड़ा सा हल्का सा, और डेली यूज कराइए। क्रीम भी तो लगाते ही हैं लोग, इसको रात को लगाइए, 2 घंटे बाद धो लीजिए चेहरे को, शाम को लगा के।
हाँ, तो मेडिसिन की मैं बात कर रहा था, उसमें दो तीन तरीके जो है प्रचलित हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। एक तो जैसे एल्केमिस्ट लोग हैं जो बोलते हैं एल्केमी के तरीके से, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, भाई प्लांट है, वो बोलते हैं कि भाई हम ताज़ा प्लांट लेते हैं और ताज़े प्लांट को फिर हम एक तरीके से फर्स्ट राउंड में डिस्टिलेशन करते हैं उसका, या वो बोलते हैं कि हम उसका ओड फोर्स निकालते हैं। ठीक है, एक जार में पानी डाल के उसको उबालते हैं, फिर उसकी भाप ले जाते हैं, या कुछ दूसरे तरीके से करते हैं कि एक जार में प्लांट होता है और दूसरे जार में, एक मिनट में हल्का सा समझा देता हूँ। बस ये स्टैंडर्डाइज हो जाए किसी तरीके से, फिर वही है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कर देता हूँ दूसरे उस पर। बस ये है कि स्टैंडर्डाइज हो जाए किसी तरीके से, मतलब सब लोग एक पॉइंट पे आ जाएं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई ये हमने एक लिया फ्लास्क, इसमें जो है हमारे प्लांट्स हमने ऐड कर दिए, और कुछ लोग क्या करेंगे, नीचे से यहाँ से गर्म करेंगे इसको, और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे, इसकी भाप जो है वो जो है एक दूसरे उसमें इकट्ठी कर लेंगे। कुछ लोग क्या बोलेंगे, कुछ लोग करते हैं, बोलेंगे क्या मतलब करते हैं, कुछ लोग ये एक फ्लास्क रखेंगे, इसमें पानी होगा, फिर दूसरा फ्लास्क होगा, इसमें जो है हर्ब्स होंगे, और जो है आग यहाँ से जलेगी, यहाँ से निकल के इसमें जो है वो भाप जाएगी, फिर वो भाप यहाँ से निकल के कंडेंस होके ठंडी होकर दूसरी जगह इकट्ठी होगी। तो वो बोलते हैं कि जो इन पेड़ पौधों में जो ओड फोर्स थी थियोफ्रस के अकॉर्डिंग, पैरासेल्स के अकॉर्डिंग, जो इनकी बायो एनर्जी थी, वो हमने यहाँ निकाल ली, इनकी आत्मा निकाल ली, इनके प्राण हमने निकाल लिए, और वो हमने यहाँ इकट्ठे कर लिए। ठीक है, भाप के रूप में। लेकिन वो सिर्फ इतने पे, अब देखिए आप क्या चीजें चल रही हैं, विरोध का तरीका समझ में नहीं आता मेरे। उन्होंने कहा हमने प्राण वायु यहाँ पे निकाल ली है, निकाल ली तो ठीक है, आपकी मेडिसिन केवल ये होनी चाहिए, लेकिन केवल ये मेडिसिन नहीं होती है। वो क्या बोलते हैं कि ये जो प्लांट बचा हुआ है इसको भी हम फेंकते नहीं है। भाई क्यों नहीं फेंकते, जब आपने इसकी प्राणवायु निकाल ली तो फिर तो यही रेमेडी होनी चाहिए। फिर वो इसको फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करके इसको फर्मेंट करके, और फिर वो ऐसे ही जैसे दूसरों को बताते हैं मदर टिंचर बनेगा, एक पार्ट यहाँ निकालते हैं, फिर जो बचा है उसको भी एक और तरीके से बोलते हैं कि हमने 3 बार डिस्टिलेशन कर लिया। ठीक है, इसमें से जो निकलेगा उसको डिस्टिलेट करके फिर वापस, इस तरीके से उनके पास 3 प्लांट हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं एक पार्ट में हमारे पास सल्फर है, एक पार्ट में हमारे पास मर्क्यूरी है, और एक पार्ट में हमारे पास सोल्ट है, जैसा कि वो बोलते हैं। फिर तीनों को मिक्स करके हम हमारी रेमेडी बनाते हैं। ठीक है, हालांकि ये रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं कि भाई एल्केमिस्ट का तरीका है ये, एल्केमिस्ट्री भी एक पूरी ब्रांच है अलग से। लेकिन फर्मेंटेशन तो यहाँ भी हो रहा है, मदर टिंचर के तरीके से तो यहाँ भी चीजें बनाई जा रही हैं लगभग लगभग, हालांकि डिस्टिल वाटर में ही है। ठीक है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि भाई जो इसके इसमें खराब चीजें थी, जो वो जो चीज हमने निकाल दी। हालांकि जो साइंस है वो ये कहता है कि जब मेडिसिन को पहली बार बनाया जाता है, चाहे वो कैसे भी बनाया जा रहा है, चाहे उसको फर्मेंट करके बना रहा है कैसे भी, अगर मेडिसिन डिस्टिल वाटर में बन रही है, किसी भी प्लांट की जो हार्मफुल चीजें होती हैं, जितना मैं जानता हूँ बोटनी का, वो सारी चीजें एल्कोलॉइड्स के रूप में रहती हैं प्लांट में, और एल्केलॉइड्स जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। यानी कि जब वाटर में हम उसको फर्मेंट करके निकालते हैं, जो दूसरा तरीका है, तो उसमें चीजें ये निकलती हैं कि भाई वो जो एल्कोलाइड्स है वो डिजोल्व नहीं होते हैं, इसलिए जो हार्मफुल चीजें हैं प्लांट की वो उसमें नहीं आती। हार्मफुल तो होती है, भाई प्लांट है, नक्सोमिका है, बेलाडोना है, ये सब जहरीला प्लांट है, लेकिन फिर भी क्योंकि डिस्टिल वाटर में किया है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ लोग इसमें हर्ब्स डाल देते हैं। ठीक है, इसको कोहेशन बोलते हैं। कुछ लोग इसमें डाल देंगे प्लांट, प्लांट को डाल के उसको फर्मेंट करेंगे बिना गर्म किए, फर्मेंट करके यहाँ कुछ पार्ट जो इकट्ठा हो जाएगा, डार्क पार्ट होगा, ब्लैक होगा, वो कलर ऑर्डर सब कुछ रहेगा उसमें। फिर इसको छान के निकाल के कुछ दिन बाद दूसरे प्लांट में इस लिक्विड को डाल देंगे, जो निकला है ये गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल के और फिर इसको गर्म करेंगे, गर्म करके फिर वो यहाँ से इसको डिस्टिलेट करके निकालते हैं, जैसे शराब बनती है वैसे लगभग लगभग।
ठीक है, फिर यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा जिसमें कलर ना के बराबर होगा, थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन ना के बराबर होगा, स्मेल यहाँ पे भी थोड़ी बहुत उसमें रहती है। फिर वो इसको ऐसे ही मान लो S1 में 6 7 5 प्लांट जितने भी पड़े हैं उन पांचों प्लांट का निकाल के फिर प्लांट को मिक्स कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूला रहता है मिक्स करके बन जाता है। फिर उसको भी एक बार डाइल्यूट किया जाता है 1:9 के रेशो से, मैक्सिमम 1:9 के रेशो से करते हैं। और फिर वो हमारा कोई क्रूड बोलता है, कोई स्पैजरिक बोलता है, ठीक है, कोई कुछ बोलता है उसको, ठीक है, कोई डिस्टिलेशन 3 बेस बोलता है। तो वो पहला पार्ट एक्चुअली वो वहीं से उसको बन के निकल के आया है। ठीक है, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, सब अपने तरीके से साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी कर रहे हैं। और फिर मैं बोल रहा हूँ हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मेरा मोटिव है कि आप लोगों को बताना कितने तरीके से मेडिसिन बन रही है। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। और दूसरे तरीके में क्या होता है, दूसरा तरीका कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, करते वो भी डिस्टिल वाटर में ही है कि यहाँ जो है जो प्लांट के जो पार्ट हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं फर्मेंट करके उसको, और फर्मेंट करने के बाद जो यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा पार्ट बचता है उसको निकाल के सारे प्लांट को मिला के रेमेडी बनाई जाती है। फिर उसको एक पार्ट नो के पार्ट से निकाल के, क्योंकि जो एकदम निकला है वो एक्चुअली वो क्रूड से भी पहले की चीज है, ठीक है, उसको एक पार्ट डाइल्यूट करके फिर आगे हमें क्रूड बना के वो देते हैं, या कुछ भी मान के चलो उसको, कुछ लोग क्रूड बोलते हैं। फिर एक दूसरे की आलोचना करने के लिए बोलते हैं कि क्रूड तो नहीं है 1:9 है, ये मदर टिंचर के तरीके से बना हुआ है। तो एक्चुअली मदर टिंचर के तरीके से तो नहीं बना है, क्योंकि मदर टिंचर वैसे भी अल्कोहल में बनाया जाता है। हाँ, जो अल्कोहल में बना रहे हैं वो लगभग लगभग मदर टिंचर के तरीके से बनाते हैं। और मदर डिस्टिल वाटर और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, जैसे ये फर्मेंटेशन होती है, प्लांट डालते रहते हैं निकालते रहते हैं, वैसा होम्योपैथी मदर टिंचर बनाते हुए नहीं होता। उसमें प्लांट को डाल दिया जाता है तोड़ मरोड़ के, उसको बंद कर दिया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये भी डेफिनेट है कि भाई किस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करना है। तो इसलिए कितने भी तरीके से मेडिसिन बन रही है वो होम्योपैथी से तो बिल्कुल अलग है। तो ये तो हो गए जो स्टैंडर्ड तरीके हमारे जो यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तीनों टाइप की मेडिसिन काम करती है, मैंने तीनों टाइप की मेडिसिन यूज कर रखी है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, डिस्पेंस करने का तरीका अलग है। अब आता है जो अनऑथराइज मेथड है, जो कुछ लोग कर रहे हैं जैसा मैंने सुना है। और एक दो स्टार्टिंग में जो एक दो किट मैंने यूज करके इफेक्ट देखा भी है कि वो बिल्कुल होम्योपैथी मदर टिंचर मिक्स किए हुए हैं, क्योंकि वो रेक्टिफाइड स्पिरिट में बनी हुई होती हैं। मदर टिंचर जैसी ही स्मेल आती है। आप ध्यान देखना, कभी भी जो क्रूड भी अगर कहीं से लेंगे आप, डार्क वाला क्रूड भी लेंगे, तो उसकी स्मेल और मदर टिंचर की स्मेल में धरती आसमान का अंतर होता है। मदर टिंचर में आरएस में बना होगा, वो डिस्टिल वाटर में बना है। हाँ, कोई क्रूड आपको आरएस में दे रहा है तो उसमें शंका जरूर जाहिर हो सकती है कि भाई ये कहीं मदर टिंचर तो मिक्स नहीं हुआ है। बाकी स्मेल में बहुत अंतर होता है, क्रूड में और मदर टिंचर में बहुत अंतर होता है। दूसरा, जब आप उसको डाइल्यूट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिस्टिल वाटर की 2 फाइल लीजिए 10-10 ml की, एक में 20 बूंद आप क्रूड की डालिए, एक में 20 बूंद आप मदर टिंचर की डालिए, डिस्टिल वाटर में, प्योर डिस्टिल वाटर में। आप उनको स्ट्रोक दीजिए, हिलाइए, आपको अंतर नजर आ जाएगा। जो मदर टिंचर होगा वो थोड़ा क्लियर रहेगा, सॉरी, जो क्रूड है वो थोड़ा क्लियर रहेगा, क्योंकि पानी को पानी में मिलाया आपने। लेकिन जब वो आरएस को, उसमें ऑयल बेस्ड चीजें भी रहती हैं, उसको जब आप मिलाते हैं उसमें, तो वो एक्चुअली वहां पे उतने अच्छे तरीके से डिसोल्व नहीं हो पाता है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, जो जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप समझिए कि इतने सारे तरीके हमारी मेडिसिन बनाने के भी इसमें देखे गए हैं, जिनको हम जिसको मैंने आपको अभी एक इंट्रोडक्शन के तरीके से समझाने की कोशिश की है। इन सब के नाम ही फिर अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है, कोहोबेशन तो सभी में हो ही रहा है, डिस्टिलेशन भी आप समझ ही गए हैं डिस्टिलेशन क्या है। हालांकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है अपने आप में, जब आप इनको पढ़ने के लिए जाएंगे। ऐसे ही डाइल्यूशन वाली भी थ्योरी है। ठीक है, कभी किसी क्लास में आगे टाइम लगा के मैं चीज़ों को और डिस्क्राइब आपको करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन बता दिया आपको, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होती हैं वो भी मैंने आपको लगभग लगभग बताने की कोशिश की है। हाँ, इसमें थोड़ा ये हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम बिल्कुल ताजे प्लांट लेते हैं, कुछ लोग बोल देंगे कि भाई ड्राई हर्ब्स लेते हैं, मैटी जी ने ताजे प्लांट लिए थे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे शक भी होता है, क्योंकि सारे प्लांट भारत में नहीं है।
बाहर से आने वाले प्लांट में 2-4 दिन लग भी जाते हैं, तो बिल्कुल ताजा प्लांट तो होने मुश्किल है, सारे प्लांट तो बिल्कुल ताजे होने मुश्किल है। 1-2 दिन 4 दिन तो लग ही जाते हैं। मान लो कोई बाहर से ही आना है, अफ्रीका से आना है, प्लांट इंडिया में है ही नहीं, तो वो ताजा कैसे आएगा? या फिर उसका सब्स्टिट्यूट यूज किया गया है। सब्स्टिट्यूट यूज किया है तो फिर वही बात है। खैर, सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं जितने लोग भी मेडिसिन बना रहे हैं। और हम उस पचड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते, हमारा काम एजुकेट करना है, वो हम कर ही रहे हैं। तो ठीक। नमस्ते सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी नमस्कार। सर थोड़ा सा वो होम्योपैथी से संबंधित है। हाँ बोलिए। इसका प्रश्न का मुझे कभी उत्तर मिला नहीं। हाँ सर जैसे कि आपने बताया प्रूविंग को सर, तो ये प्रूविंग सर किस पोटेंसी में मतलब किया जाता है? और क्या सर मदर टिंचर से भी प्रूविंग नहीं नहीं नहीं। का दिखता है क्या? हाँ सर, जो जो पॉइजनस प्लांट नहीं है वो, उनको लगभग लगभग मदर टिंचर से प्रूविंग होता है, नहीं तो 1x से प्रूविंग करके देखी जाती है मैक्सिमम। जी सर। हाँ, और उसे ये पेशेंट को पोटेंसी दिया, से भी होती है सर? हेल्दी पेशेंट को दिया जाता है। हेल्दी पेशेंट को जी। देने के बाद फिर उसके उसमें देखा जाता है कौन से सिम्टम आ रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। ये वैसे ही है जैसे ड्रग का ट्रायल होता है एलोपैथी में। और सर पोटेंसी से भी दिया जाता है, जैसे 30 हो 200 ये सब से? एक्चुअली सर उनके उनके सिम्टम बिल्कुल अलग आएंगे एकदम। तो कोशिश की जाती है जितना लोअर रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो सर ऐसे किसी बीमारी में जैसे कि तुलसी वगैरह देते हैं हम्म। कि मदर टिंचर, तो हम्म। उसमें भी देख रेख कर देना चाहिए क्या सर? हाँ सर, एक बार सिम्टम जनरेट हो गए ना, अगर एक बार सिम्टम जनरेट हो गए, तुलसी वगैरह तो सब डॉक्यूमेंट हो चुकी है सर। तीनों टाइप की, चारों टाइप की तुलसी की रेमेडी होम्योपैथी में आ चुकी है, मदर टिंचर। ठीक है। जी हर सर। प्लांट, हार श्रृंगार सुना है आपने? हार श्रृंगार, जी सर। जी सर। उसको उसकी भी उसका मदर टिंचर अवेलेबल है होम्योपैथी में। जोड़ों के दर्द की दवाई है, अर्थराइटिस की टॉप रेमेडी आयुर्वेद की है, उसका मदर टिंचर जी बना लिया, उन्होंने जी बना जी। लिया है उसका मदर टिंचर। इतना रामदेव का एलोवेरा नहीं बिकता जितना टिनोस्फोरा कोर्डिवोलिया बिकता है होम्योपैथी का। सॉरी, एलोवेरा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गिलोय।